स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। तो चैप्टर की शुरुआत में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई ट्रैवलर जो कि मिडीवल टाउन की यात्रा पे आया है तो उस टाउन में क्या ढूंढने की कोशिश करेगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो टाउन किस तरह का था। क्या वो एक टेम्पल टाउन था या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक कमर्शियल टाउन या एक पोर्ट टाउन या किसी और तरह का शहर था। इनफैक्ट कई टाउन्स जो थे वो एक साथ अनेक तरह के थे, यानी उनके कुछ फंक्शंस थे, जैसे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स और टेम्पल टाउन्स होने के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ और क्राफ्ट प्रोडक्शन के भी सेंटर्स थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैप 1 दिया गया है। इसमें सेंट्रल और साउथ इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड और आर्टिसनल प्रोडक्शन के सेंटर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे सूरत, हम्पी और मसूलीपट्टनम कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स में थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। इसमें बताया गया है कि चैप्टर 2 में चोलास के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए अब हम तंजौर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1000 साल पहले चोलास की कैपिटल थी। कावेरी रिवर जो कि पूरा साल बहती रहती है, वो इस ब्यूटीफुल टाउन तंजौर के पास ही बहती है। राजा चोला द्वारा बनाया गया जो राजेश्वर टेम्पल था, राजेश्वर टेम्पल जो था, उसकी जो घंटियाँ वो यहाँ आज भी बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग इस टाउन के आर्किटेक्ट कुंजर मल्लन राजा पेरुचत्थन, तो यहाँ पे आप एक नाम देखेंगे कुंजर मल्लन राजा पेरुचत्थन, तो ये था टेम्पल का आर्किटेक्ट जिसने टेम्पल बनाया था। तो उसकी प्रेज़ करते हुए लोग जो हैं वो आज भी नहीं थकते हैं। हमें आर्किटेक्ट का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने बड़े ही गर्व से अपना नाम जो था वो मंदिर की दीवार पर काव यानी कि गुदवाया था। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा शिवलिंग भी स्थापित है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि इस मंदिर के अलावा टाउन में बहुत से राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं और यहीं से वो अपने सुबॉर्डिनेट्स यानी अधीनस्थ जो लोग थे, उनके जो कंट्रोल में लोग थे उनको ऑर्डर्स देते थे, यानी जो आदेश थे वो वहाँ से ही जारी करते थे। नगर में आर्मी के लिए बैरक्स भी बनी हुई हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि नगर उन बाज़ारों की हलचल से भी भरा हुआ है जहाँ पे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेची जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे स्पाइसेस, मसाले हो गए, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, ग्रेन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ पे बेची जाती थी, उनकी बिक्री होती थी वहाँ पे। नगर के लिए जो पानी की सप्लाई थी वो टैंक्स और वेल्स जो थे उनसे ही पूरी हो जाती थी, जो कुएँ थे या तालाब थे उनसे ही पूरी हो जाती थी। उसके बाद बताया गया है कि तंजौर और उसके जो नियर बाई टाउन उरियर वहाँ का नियर बाई टाउन था। तो वहाँ के जो सलिया वीवर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो मंदिर के लिए, मंदिर का जो फेस्टिवल था उसके लिए लगाए जाने वाले जो फ्लैग्स थे उसका कपड़ा बना रहे थे। और राजा और नोबिलिटी के लिए वो बढ़िया सूती कपड़ा बना रहे थे और साथ में आम जनता जो थी उसके लिए मोटा सूती कपड़ा जो था वो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई के स्थापतीज और स्कल्पचर्स, यहाँ पे एक नाम देखेंगे आप, स्थापतीज, और उसके बाद यहाँ पे नाम दिए गए हैं स्कल्पचर्स, जो मूर्ति बनाते थे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी की ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बना रहे हैं और साथ में बेल मेटल जो था, जिसकी बेल्स बनती है ना, उस मेटल से सुंदर लैंप्स जो थे वो बना रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। इसमें बताया गया है कि तंजौर भी एक टेम्पल टाउन की एग्जाम्पल है। टेम्पल टाउन्स अर्बनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? अर्बनाइजेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें शहरों का विकास होता है। जब कोई विलेज या रूरल एरिया अपनी मार्केट्स की वजह से डेवलप होता है तो उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। टेम्पल्स जो थे वो इकॉनमी और सोसाइटी दोनों को ही बहुत इम्पॉर्टेंट रखते थे, दोनों के लिए। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो रूलर्स होते थे वो अलग अलग देवी देवताओं के प्रति अपना जो भक्ति भाव था उसको दर्शाने के लिए टेम्पल्स होते उनकी कंस्ट्रक्शन करवाते थे, उनको बनाते थे। वो मंदिरों को
लैंड ग्रांट्स देते थे, यानी उनको ज़मीन दान में देते थे, मनी भी देते थे, पैसा जो था वो भी देते थे। तो उन्हीं की आय से, मतलब जो उनका खर्चा होता था, लैंड का खर्चा जो होता था, उससे क्या होता था, धार्मिक अनुष्ठान जो होते थे या विधि विधान के संपन्न किए जाते थे। और जो तीर्थयात्री थे, पुरोहित थे, पंडित थे, उनको खाना खिलाया जाता था, उससे उनको फीड किया जाता था। एंड फेस्टिवल्स जो थे वो सेलिब्रेट किए जाते थे उसी पैसे से। मंदिर में आने जाने वाले जो पिलग्रिम्स होते थे ना, वो भी दान दक्षिणा जो थे वो दिया करते थे। उसके बाद आप यहाँ एक इमेज देखेंगे, ये एक ब्रॉन्ज इमेज है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। कांसा जो है वो एक एलॉय है जो कि कॉपर और टिन से बनता है, यानी इन दोनों मेटल्स के मेल से जो बनता है वो है ब्रॉन्ज। बेल मेटल में टिन की मात्रा जो है वो किसी भी दूसरी किस्म के ब्रॉन्ज से ज़्यादा होती है। ये घंटे जैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी जो घंटी होती है उसके जैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। चोलास के ब्रॉन्ज स्टैच्यू जो आपने चैप्टर 2 में देखा था, वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाए जाते हैं। इस टेक्निक में सबसे पहले मोम जो था, मोम की इमेज बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वो पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के कवर में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ जो मोम होता था वो बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई जो धातु यानी मेटल जो था वो भर दिया जाता था। जब वो मेटल जो था, धातु जो था, वो ठंडा हो जाता था तो उससे क्या होता था, जो चिकनी मिट्टी के कवर को केयरफुली उसके ऊपर से हटा लिया जाता था और उसमें से जो इमेज निकलती थी उसको साफ करके चमका दिया जाता था। तो इस तरीके से बनाया जाता था। उसके बाद अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि मंदिर के कर्ता धर्ता जो थे, मंदिर के पैसे को ट्रेड और बैंकिंग में लगाते थे। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में जो प्रीस्ट यानी जो पुरोहित होते थे, पुजारी होते थे, वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स जो थे, ये सभी जो थे मंदिर और उसके पिलग्रिम्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए, यानी वहाँ पे वो रहते गए। इस तरह टेम्पल टाउन्स की डेवलपमेंट हुई। इसी तरह टेम्पल्स के चारों तरफ जो थे अनेक तरह के नगर जो थे उनका एमरजेंस हुआ, यानी वो बनने लगे धीरे धीरे। जैसे मध्य प्रदेश में भील स्वामिन, यहाँ पे आप नाम देखेंगे कुछ, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में भील स्वामिन, और जिसको विदिशा भी कहा जाता है, भिलसा भी कहा जाता है। तो उसके बाद गुजरात में सोमनाथ। तो ये कुछ टेम्पल टाउन्स थे जहाँ पे लोग धीरे धीरे आके बसने लगे। इसके अलावा कुछ और भी टेम्पल टाउन्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, नीचे यहाँ पे दिया गया है, तमिलनाडु में और कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम तमिलनाडु में, कांचीपुरम और मदुरई में आंध्र प्रदेश में तिरुपति तीर्थस्थल भी जो है वो धीरे धीरे टाउन्स के रूप में डेवलप हो गए। उसके बाद यहाँ पे और भी बताया गया है नीचे कि वृंदावन और तिरुवन्नमलाई ऐसे टाउन्स के 2 एग्जाम्पल्स हैं। आगे बताया गया है कि अजमेर 12th सेंचुरी में चौहान रूलर्स की कैपिटल था और आगे चलकर मुगल्स के टाइम में वो एक सूबा हेडक्वार्टर बन गया। ये नगर रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस होता है जहाँ पे हर धर्म के लोग जो हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, एक साथ रहते हैं। उसके बाद बताया गया कि ये नगर जो था ये बहुत फेमस था और फेमस सूफी सेंट जो थे उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे यहाँ पे 12th सेंचुरी में आकर बस गए और उनके जो पिलग्रिम्स थे यानी जो उनके श्रद्धालु थे वो सभी अलग अलग मज़हब के थे। यहाँ पे क्रीड दिया हुआ है वर्ड,
यहाँ पे क्रीड दिया गया है, यहाँ पे देखिए इसका मतलब है, क्रीड का मतलब होता है अलग अलग पंथों से यानी अलग अलग मजहबों से। तो अजमेर के पास ही पुष्कर लेक है जहाँ एंशियंट टाइम से पिलग्रिम्स जो थे वो आते रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। इसमें बताया गया है कि 8th सेंचुरी से ही सब कॉन्टिनेंट में अनेक छोटे छोटे टाउन्स का नेटवर्क जो था वो बनने लग गया। शायद उनका इमरजेंस बड़े बड़े विलेजेस से ही हुआ था। उनमें आमतौर पे मंडपिका होती थी, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, जहाँ आसपास के गांव वाले लोग जो थे वो अपनी उपज यानी जो उनकी प्रोड्यूस थी, फसलें थी, उसको बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहाँ दुकानें और बाज़ार, जिन्हें हाट, यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे आप जिसको हाट, हट्टा या हाट कहा जाता था, हाट उसे बाद में कहा जाने लगा। तो इसके अलावा अलग अलग तरह के आर्टिसंस जैसे कि पॉटर्स, ऑयल प्रेसर्स, पॉटर्स होते थे जो कुम्हार होते थे, ऑयल प्रेसर्स होते थे वो तेल निकालते थे, यहाँ पे देखेंगे आप पॉटर्स है, ऑयल प्रेसर्स तेल निकालने वाले, शुगर यानी जो शक्कर बनाते थे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे टोडी मेकर्स जो थे, टोडी होता है शराब बनाने वाले जो होते थे। तो उसके बाद स्मिथ्स है, स्मिथ्स होते थे जैसे कुम्हार, ये सुनार हो गए, लोहार हो गए, ये सब। स्टोन मेजन्स होते थे जो कि पत्थर तोड़ने वाले होते थे। इसके इनके अलावा इनके अलग अलग जो थे बाज़ार होते थे। तो कुछ ट्रेडर्स जो थे वो टाउन्स में परमानेंटली आकर अपना बस गए वहाँ पे और अपना कारोबार जो था उनका वो चलाने लग गए। जबकि दूसरे जो व्यापारी होते थे वो नगर नगर में घूमकर अपनी चीज़ें बेचते थे और ख़रीदने का काम किया करते थे। आसपास और दूर दराज के जो व्यापारी होते थे वो इन नगरों में लोकल आर्टिकल्स खरीदने और दूर के एरियाज़ के प्रोडक्ट्स जो होते थे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हॉर्सेस यानी घोड़े, और उसके बाद यहाँ बताया गया है सॉल्ट, नमक, कैम्फर होता था, कपूर, सेफ्रॉन, केसर, और उसके बाद फिर आगे बताया गया है कि बीटल नट यानी जो पान सुपारी होती थी, और स्पाइसेस में, मसालों में काली मिर्च होते थे। तो ये सब जो थे वो बेचने के लिए आते थे। उसके बाद यहाँ बताया गया है आमतौर पे कोई सामंत, जिसे लेटर टाइम्स में ज़मींदार कहते थे, वो इन नगरों में या फिर इनके आसपास फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी करते थे और वहाँ पे महल बना लेते थे। ऐसे सामंत जो होते थे वो ट्रेडर्स और आर्टिसंस और उनके ट्रेड की चीज़ों पे टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, और कभी कभी इन टैक्सेस को कलेक्ट करने का राइट जो था वो उन लोकल टेम्पल्स को दे देते थे, जिनकी कंस्ट्रक्शन या वो खुद कराते थे या फिर रिच मर्चेंट्स द्वारा कराई गई होती थी। तो ऐसे राइट्स को उन इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किया गया है जो आज भी पाई जाती हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बॉक्स में, यहाँ पे लिखा है टैक्सेस ऑन मार्केट्स, यानी मार्केट्स पे भी टैक्स लगाए जाते थे। तो यहाँ बताया गया है कि ये राजस्थान से मिली एक 10th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शन की समरी है, जिसमें वो ड्यूज़ दिए गए हैं जो मंदिर की अथॉरिटीज़ द्वारा चीज़ों के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है शुगर एंड जैगरी, शुगर और जैगरी मीन्स कि शक्कर और गुड़। उसके बाद है डाइज, थ्रेड यानी कि रंग हो गया, धागा हो गया। उसके बाद रोई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल जो था, उसके बाद इस पर, और कपड़ा जो था उस पर टैक्स लगाए जाते थे, यानी इन सब चीज़ों पर टैक्स लगाया जाता था। इसके अलावा व्यापारियों पर, मेटल की चीज़ें बेचने वाले जो थे उन पर, और शराब निकालने वाले, तेल, एनिमल फॉडर यानी कि जो पशुओं का चारा होता था, और अनाज के बोरे, इन सब चीज़ों पे जो था वो टैक्स लगाया जाता था। उसके बाद यहाँ पे आप एक टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, यानी छोटे और बड़े व्यापारी। ट्रेडर्स कई प्रकार के होते थे, उनमें बंजारे लोग जो थे वो भी शामिल थे। कई ट्रेडर्स स्पेशली जो हॉर्स ट्रेडर्स थे, जो घोड़े के व्यापारी थे, वो अपनी एसोसिएशन यानी कि संघ बनाते थे, जिनका एक हेडमैन होता था, मुखिया होता था, और वो मुखिया उनकी ओर से हॉर्सेस खरीदने वाले वैरियर्स यानी जो योद्धा थे उनसे बातचीत करता था, नेगोशिएट करता था।
क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वो आमतौर पे काफ़िले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा या अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए वो गिल्ड्स बनाते थे। गिल्ड्स होती थी उनकी एसोसिएशंस। तो वो क्या करते थे, गिल्ड्स यानी कि ट्रेड एसोसिएशंस बनाते थे। साउथ इंडिया में 8th सेंचुरी, यहाँ पे बताया गया है कि साउथ इंडिया में 8th सेंचुरी और उसके बाद के टाइम पीरियड में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे फेमस मनीग्राम, यहाँ पे नाम देखेंगे आप, मनीग्राम, मनीग्रामम, और एक और नाम है नानदेसी। ये दोनों जो थे ये फेमस उस टाइम पे गिल्ड्स थे साउथ इंडिया के। ये ट्रेड एसोसिएशंस पेनिनसुला के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ भी दूर दूर तक ट्रेड करते थे। उसके बाद बताया गया है इनके अलावा यहाँ पे दो नाम और देखेंगे, चेटियार्स और मारवाड़ी ओसवाल। ये दो कम्युनिटीज़ थी जो आगे चलकर देश में मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स जो थे वो बन गए। गुजराती ट्रेडर्स में हिंदू बनियास और मुस्लिम बोहरास दोनों कम्युनिटीज़ शामिल थीं। वो दूर दूर तक रेड सी के पोर्ट्स और पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। उसके बाद आगे वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि वेस्टर्न कोस्ट के टाउन्स में अरबी, फ़ारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए। रेड सी के पोर्ट्स में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले जो थे, इंडियन स्पाइसेस जो थी और कपड़े जो थे वो इटालियन ट्रेडर्स होते थे ना, वो ख़रीदते थे उन चीज़ों को, और वहाँ से वो क्या करते थे, वो उन्हें आगे यूरोपियन मार्केट्स में पहुँचाते थे। उनसे ट्रेड में बहुत प्रॉफिट होता था। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाए जाने वाले जो मसाले थे जैसे कि पेपर यानी काली मिर्च, दालचीनी और उसके बाद सौंठ, ये सारी चीज़ें जो थी यूरोपियन कुकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। यानी ये जो यूरोपियन लोग थे वो इन चीज़ों को खाने में यूज़ करते थे। और उसके बाद बताया गया है कि इंडियन कॉटन क्लॉथ जो था वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता था, तो वहाँ के लोग जो थे ये कॉटन क्लॉथ जो था उसको ख़रीदते थे। यही चीज़ें यूरोपियन ट्रेडर्स को भारत की तरफ खींच लाई। टाइम के साथ साथ व्यापारी और नगरों का रूप जो था वो किस तरह बदला, इसके बारे में हम जल्दी ही पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा अभी हम देखेंगे काबुल। काबुल के बारे में पढ़ते हैं। काबुल अपने माउंटेनियस लैंडस्केप के साथ 16th सेंचुरी से पॉलिटिकली और कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। काबुल और कंधार फेमस सिल्क रूट से जुड़े हुए थे। साथ ही हॉर्स ट्रेड भी मेनली इसी रूट से होता था, यानी इसी रूट के थ्रू हॉर्स ट्रेड जो था वो किया जाता था। 17th सेंचुरी में हीरो के एक व्यापारी मर्चेंट जिनका नाम था, यहाँ दिया गया है नाम, जीन बैप्टिस्टे टेवर्नियर, उन्होंने अनुमान लगाया कि काबुल में हॉर्स ट्रेड एनुअली 30,000 रुपीज़ का होता था। यानी उस टाइम ये जो मनी थी, ये एक अमाउंट था, ये बहुत ज़्यादा होता था, तो उन दिनों एक भारी रकम समझी जाती थी ये। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल जो थे ऊँट पर लाद कर लाए जाते थे और सब कॉन्टिनेंट और दूसरे एरियाज़ में बेचे जाते थे। इनके अलावा स्लेव्स यानी जो गुलाम होते थे उनकी भी बिक्री की जाती थी, उनको भी बिक्री के लिए लाया जाता था, बेचने के लिए लाया जाता था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राफ्ट्स इन टाउन्स। तो इसमें बताया गया है कि बीदर के क्राफ्ट्स पर्सन्स, बीदर एक जगह थी, तो वहाँ के जो क्राफ्ट्स पर्सन्स थे कॉपर और सिल्वर के इनले वर्क यानी जड़ाई के काम के लिए इतने ज़्यादा फेमस थे कि इस क्राफ्ट का नाम ही बीदरी पड़ गया। यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे आप, बीदरी, तो इस क्राफ्ट का नाम पड़ गया बीदरी। पंचालास या फिर विश्वकर्मा कम्युनिटी जो थी, जिसमें सुनार, कांसे की चीज़ें बनाने वाले, लोहार, राजमिस्त्री और कारपेंटर यानी कि जो बढ़ई थे वो सारे शामिल थे। टेंपल की कंस्ट्रक्शन के लिए ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा वो राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और रिजर्वायर्स होते थे ना, उनकी कंस्ट्रक्शन में भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इसी तरह सलियार और कई कोलार जैसे वीवर्स, ये दो कम्युनिटीज़ थी, बहुत फेमस थी उस टाइम पे, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी, ये कम्युनिटीज़ बहुत अमीर थी।
और वो टेम्पल्स को भारी दान दक्षिणा जो थी वो दिया करते थे। कपड़ा बनाने से रिलेटेड कुछ दूसरे काम जैसे कि कपास को साफ करना, कातना, रंगना आदि, ये जो था ये स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स जो थे उस टाइम पे बन गए। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 ख़त्म हुआ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।